गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो रिलेशनल डेटाबेसेस नाम का जो चैप्टर है आपका, उसी का ये दूसरा वीडियो है। इसी में इससे पहले वाले वीडियो में जो भी मैंने चीज़ें बताई थी उसी में इसमें थोड़ा सा आगे का पार्ट बताएंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है और टेबल्स का क्या रोल होता है, टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से टेबल वर्क करती है, किस तरह से टेबल के डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो भी कुछ बताया जाएगा सब थ्योरेटिकल पार्ट होगा। जो आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू बताया जाएगा। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता क्या है? In relational database model, the data is organized into table that is rows and column. These tables are called relations. क्या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो भी टेबल्स होती हैं वो टेबल्स जो भी रिलेशनल डेटाबेस में जो भी मतलब डेटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। और ये टेबल्स क्या होती हैं? ये होती हैं ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। भाई कोई भी टेबल जो होती है क्या होती है, उसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगी, उन रोज और कॉलम के कलेक्शन से ही वो टेबल बनाई गई होती है। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से मतलब यही है कि जो भी डेटाबेस है वो हमारे टेबल के फॉर्म में है और वो टेबल में जो भी डेटा है वो रोज़ और कॉलम्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और उन्हीं रोज़ और कॉलम्स की हेल्प से हमको उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना है और उससे डेटा को रिट्रीव भी करना है। ये जो टेबल होती हैं इन्हीं को रिलेशंस कहते हैं। मतलब ये रिलेशंस सिर्फ ये मतलब कंप्यूटर के टर्म में आप कह सकते हैं या फिर डेटाबेस के टर्म में कह सकते हैं कि ये जो टेबल है इनको एक नाम दिया गया है रिलेशंस। अ रो इन अ टेबल इज़ अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। जो रोज होती हैं वो एक रिलेशनशिप होती हैं वो उन वैल्यूज़ का। सिंस अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप इट इज़ जनरली रिफर टू यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म रिलेशन विच फ्रॉम विच द रिलेशन डेटाबेस डिराइव इट्स नेम। कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस वही से डिराइव होता है जैसे मैथमेटिक्स में यहाँ पर रिलेशनशिप होता है, मैथमेटिक्स में भी रिलेशनशिप होता है, चीज़ों के बीच में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो ये जो कोरिलेशन होता है या जो रिलेशन होता है उसी से ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बना हुआ है कि मतलब वो जो डेटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई टेबल बनी हुई है उस टेबल के अंदर किसी को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखी हो, जैसे मान लो कि एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखी है तो उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन रखी होगी। ऐसा नहीं कि वो उस स्टूडेंट वाली टेबल में टीचर की इन्फॉर्मेशन रखी है या उस स्टूडेंट वाली टेबल में स्टाफ के जो आया लोग होती हैं या जो स्वीपर होते हैं या जो ड्राइवर होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर स्टूडेंट की टेबल है तो उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर हम हिंदी में कहें या मतलब उसको जनरल अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो ये है कि यहाँ रिलेशन से मतलब ये है कि जो डेटा है, जो भी डेटा उस टेबल के अंदर रखा हुआ है वो डेटा में का एक दूसरे से रिलेशन है और वो एक स्पेसिफिक डेटा है। इस डेटा रिलेट भी एक दूसरे से कर रहा है और स्पेसिफिक भी है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मान लो कोई भी टेबल, जैसे यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट नाम की। यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने, स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई है और इस टेबल में कुछ कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ नहीं बल्कि सबसे पहली चीज़ कि ये जो कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम है मतलब ये स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, क्लास एक कॉलम है, एमओबी नंबर मोबाइल नंबर का शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है और एड्रेस, ये सारे कॉलम्स हैं। इनको कहते हैं फील्ड। डेटाबेस की लैंग्वेज में इनको बोला जाता है फील्ड। ठीक है, जितने कॉलम्स होते हैं उनको डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है फील्ड्स। अगर हम फील्ड बोल रहे हैं तो भी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं और अगर हम कॉलम बोल रहे हैं तो भी इन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉलम
क्लास वाला कॉलम, तो मतलब वही क्लास वाली फील्ड। फील्ड और कॉलम एक ही वर्ड है, बस उसको बोलने का तरीका अलग अलग है। जनरल लैंग्वेज में से हम कॉलम कहते हैं और डेटाबेस की लैंग्वेज में फील्ड कहते हैं। उसी तरीके से जो एक रो होती है आपकी, अगर हम यहाँ पर एक एंट्री करें, मान लो एक एंट्री यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एंट्री की है, ठीक है, एक रो फिल की है, उसमें मैंने एक स्टूडेंट है अभय नाम का जो क्लास 9th में, ऐसे मतलब कोई भी डेटा रखा हुआ है, कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं है। जिसकी स्टूडेंट आईडी है A001, अभी स्टूडेंट आईडी के बारे में भी बात करेंगे। फिर क्लास है 9th, मोबाइल नंबर उसका ऐसे दे दिया है और एड्रेस दे दिया आवास विकास 12 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमने जो पूरी एक एंट्री की है, पूरी एक रो जो लिखी है, इसी को यहाँ बोला जाता है रिकॉर्ड। जो कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं फील्ड और जो रो होती हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्ड। अगर एक पूरी रो की बात हम करें तो वो एक रिकॉर्ड होता है, उस इंसान से रिलेटेड पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन जो इस टेबल में स्टोर है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, जो इस टेबल में स्टोर है। भाई स्टूडेंट नाम की टेबल है तो यहाँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट आईडी जो भी उसकी जनरेट हुई होगी वो होगी, जो उसकी क्लास होगी वो होगी, और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ऐसा नहीं कि इतनी ही होगी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि हम टेबल में कितनी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं। तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रख सकते हैं। कोई इसमें और भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, और भी रोज़ क्रिएट कर सकते हैं। कोई इसकी बाउंडेशन नहीं है कि इतनी ही रखनी होगी, और भी ज़्यादा और भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ रोल नंबर भी हो सकता है, उसका आधार नंबर की भी एंट्री हम करा सकते हैं, कहीं पे एड्रेस के साथ साथ उसके फादर्स नेम की भी एंट्री करा सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वजह है, ठीक है। तो ये जो रो है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं फील्ड। सबसे पहली बात तो ये जानने वाली है। दूसरी, देखो जो स्टूडेंट आईडी है, जो भी टेबल यहाँ डिज़ाइन होगी डेटाबेस में, कोई भी, चाहे MySQL डेटाबेस यूज़ करें, चाहे MS Access डेटाबेस यूज़ करें, चाहे कोई भी डेटाबेस यूज़ करें, उसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो भी टेबल डिज़ाइन होती है वो टेबल में एक ऐसा कॉलम होगा जो हमेशा अलग अलग होगा। हमेशा अलग का मतलब कि जैसे ये कॉलम है, यहाँ जैसे स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है जो हमेशा अलग होगा। अलग का मतलब है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी, कभी एक नहीं होगी, कभी एक नहीं रखी जाएगी। अगर हम इस स्टूडेंट आईडी को एक कर दें या किसी एक कॉलम में कोई भी एंट्री एक जैसी 2 रोज़ हो जाएंगी तो वो डेटाबेस गलत माना जाता है। अगर हम कोई भी टेबल के अंदर 2 रो ऐसी, एक या एक से ज़्यादा रो ऐसे हम बना दें जो एक जैसी हो, जिसमें स्टूडेंट आईडी भी वही हो, नेम भी वही हो, क्लास भी वही हो, मोबाइल नंबर भी वही हो और एड्रेस भी वही हो। देखो ये पॉसिबल है, बहुत बार सोचने में आता है ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो कोई फैमिली है, उसमें 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और उनके माँ बाप ने दोनों को एक ही नाम दे दिया, उनका मन, उन्होंने एक ही नाम दे दिया अपने दोनों बच्चों को। अब जब एक ही नाम दे दिया तो दोनों बच्चों का नाम भी सेम होगा, दोनों बच्चों की क्लास भी सेम होगी, दोनों के मोबाइल नंबर उनके गार्जियन के ही लिखे जाएंगे तो मोबाइल नंबर भी सेम होगी और दोनों का एड्रेस भी सेम होगा। ऐसे केस में तो डेटाबेस गलत हो गया ना। तो कम से कम एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें एंट्री अलग अलग होगी, कभी एक जैसी नहीं होगी। दोनों बच्चों का जब एडमिशन होगा स्कूल में तो दोनों को अलग अलग स्टूडेंट आईडी या अलग अलग SR नंबर जनरेट किया जाएगा, कभी SR नंबर एक नहीं होता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, कभी भी SR नंबर एक नहीं होता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ एडमिशन ले रहा है और उसको एक SR नंबर जनरेट कर दिया गया, मान लो 799, ठीक है, फिर वो स्टूडेंट भले ही ये स्कूल छोड़कर चला गया 1 साल बाद, फिर भी 799 पर उसी की ही एंट्री रहेगी, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े। जैसे मान लो कोई स्कूल है उसमें बच्चे हैं 800, लेकिन हो सकता है उस स्कूल में SR नंबर टोटल 1200 या 1300 जनरेट हुए हों, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं तो SR नंबर बढ़ता जाता है। एक बार एक SR नंबर किसी बच्चे को अलॉट हो गया तो वो दूसरे को अलॉट नहीं होता। ये एक प्रोसीजर है डेटा को स्टोर करने का, कि कल को मान लो वो बच्चा किसी वजह से वापस आ जाए TC मांगने, या कोई और चीज़ अपनी वापस मांगने आ जाए, ऐसे मान लो वो TC लेकर गया, TC गायब हो गई, फिर से उसको TC की ज़रूरत है, तो कम से कम उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली जा सके।
तो इसलिए ये जब सॉफ्टवेयर्स नहीं भी हुआ करते थे तो भी इन रिकॉर्ड को मेंटेन करने का जो रिकॉर्ड मोटे मोटे रजिस्टर में बनाए जाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उनको मेंटेन करने का ये एक तरीका था कि हर बच्चे को एक एसआर नंबर दिया जाता है। आज भी दिया जाता है। अगर वो ये सारा डेटा सॉफ्टवेयर पे भी रखा जाता है, बहुत सारे स्कूल में सॉफ्टवेयर पे भी ये डेटा सारा मेंटेन करते हैं बच्चों का, लेकिन साथ ही साथ उसको रजिस्टर पर भी मेंटेन इसीलिए करते हैं जिससे कि वो उसको जब भी कभी हमको उस चीज़ को ढूंढनी हो तो हम लोग उसे इजीली ढूंढ लें। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा एक ही नाम के दो बच्चे एक क्लास में होते हैं, लेकिन दोनों का रोल नंबर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही रोल नंबर अलॉट किया जाता है। अगर मान लो कोई भी नाम ले लो कि किसी भी नाम से अमित कुमार नाम के दो बच्चे एक क्लास में हैं, तो एक अमित कुमार का रोल नंबर कुछ और होगा, दूसरे अमित कुमार का रोल नंबर कुछ और होगा। तो हर जगह हर डेटाबेस में एक दो कॉलम ऐसे रखे जाते हैं जिससे कि वो डिफरेंशिएशन क्रिएट होता रहे, डिफरेंशिएशन वाले में प्रॉब्लम ना आए, वो जो भी बच्चे का रिकॉर्ड है, जो भी जानकारी है वो गलत ना होने पाए, इसलिए इस तरह का डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ ये जो स्टूडेंट आईडी है ये वो कॉलम है जो हमेशा अलग होगा। हो सकता है अभय नाम का कोई दूसरा बच्चा हो, एक ही क्लास का हो। मैंने कहा नहीं कि मतलब एक ही माँ बाप के दो जुड़वा बच्चे, दोनों का नाम एक ही जैसा है, तो वो दिक्कत कर सकता है। और ये जो कॉलम होता है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पर एक आधार नंबर नाम का कॉलम बना दें तो आधार नंबर तो हर किसी का अलग अलग होता है, कभी सेम होता ही नहीं है, तो वो भी अलग अलग होगा, तो वो भी एक ऐसा कॉलम हो जाएगा। तो वो लेकिन एक वर्ड यूज़ होगा अभी यहाँ पे, फॉरेन की, प्राइमरी की, इस तरह करके अभी डेटाबेस में ही होता है, आगे बताते हैं। तो उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। देखो यहाँ पर ये टेबल दिखाने का मतलब यही है कि ये जो भी हमारा यहाँ डेटा होगा, जो भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, इसमें जो भी डेटा होता है वो रोज़ और कॉलम के फॉर्म में टेबल में स्टोर्ड होता है। और कोई भी दो रो एक जैसी नहीं होती, एक या एक से ज़्यादा कोई भी रो एक जैसी नहीं होती। अगर एक जैसी हो गई है तो वो डेटाबेस गलत माना जाता है। इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। इसको ये जो अगर एक कहीं पर भी इस तरह की डुप्लीकेट एंट्री हो जाए तो इसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं, वो डेटाबेस गलत माना जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। भाई अगर हम कोई सिम खरीदते हैं, अगर हमने BSNL का सिम लिया है, ठीक है, तो वो BSNL का सिम अगर है हमारे पास तो वो उसी तरह वही नंबर BSNL में किसी और का नहीं होगा। किसी और कंपनी के मोबाइल में नंबर में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सेम नंबर BSNL का हमारा किसी और के पास भी हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो इसीलिए जैसे कि हर कस्टमर अलग अलग, हम हर कस्टमर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें, जिससे हम जान सकें ये फलां कस्टमर का है और ये दूसरे कस्टमर का है, चाहे भले वो इंडिया में कहीं और हो, भले वो इंडिया में कहीं और हो। अगर एक कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री में कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल का, तो एक सर्विस प्रोवाइडर में एक ही होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, जैसे जीमेल है। जीमेल में आपने आईडी क्रिएट की, मान लो किसी नाम से, ठीक है, अजय23 नाम से एक आईडी क्रिएट, अजय23@gmail.com। अब अजय23 नाम से जीमेल की दूसरी आईडी नहीं क्रिएट हो सकती। अब चाहे उसमें अजय_23 कर दो, अजय.23 कर दो, या कुछ और कर दो। हाँ, ये हो सकता है कि अजय23 नाम से आप याहू की मेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, दूसरे कोई इस तरह के जो ईमेलिंग सर्विसेज हैं उसमें कर सकते हो। मेरी जो खुद की अपनी मेल आईडी है, जीमेल की भी वही है, याहू की भी वही है, सेम मेल आईडी है, लेकिन वो दोनों अलग अलग क्या कहते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं। जीमेल, गूगल अलग कंपनी है और याहू अलग कंपनी है, तो दोनों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों में एक जैसा कर दें वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब उनका एग्जाम्पल देने के पीछे रीज़न यही था, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर डेटा जो भी है उसमें चाहे एक पॉइंट का डिफरेंस हो, एक डिजिट का डिफरेंस हो। यहाँ देखो, यहाँ पर जो भी है ए दिखा हुआ है A001, A002, A003, तो यहाँ पर एक डिजिट का ही डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस हमें दिखना चाहिए। मान लो यहाँ पर हम कोई दूसरी पे कोई यही सेम एंट्री कर देते हैं, यहाँ पर हमने सेम एंट्री कर दी एक दूसरी रो में, लेकिन ये डेटाबेस सही है, अभी भी सही है, गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो, जो पहली रो है उसमें भी वही एंट्री हुई, दूसरी और दूसरी, लेकिन दोनों में स्टूडेंट आईडी अलग अलग है, एक डिजिट का डिफरेंस है। वहाँ पर पहले वाले में स्टूडेंट आईडी में A001 है और यहाँ पर 4 है,
ठीक है। लेकिन ये दोनों एंट्री गलत नहीं मानी जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एंट्री गलत नहीं इसलिए नहीं मानी जाएंगी क्योंकि दोनों एंट्री अलग हैं, चाहे वो एक डिजिट की वजह से ही हो। तो ये इसको बताने के पीछे रीज़न यही है कि कभी भी डेटाबेस में एक सेम एंट्री नहीं होती, हर एंट्री को अलग अलग किया जाता है, चाहे वो एक पॉइंट से अलग करें, चाहे वो एक डैश से अलग करें, चाहे वो एक डिजिट से अलग करें, चाहे वो एक अल्फ़ाबेट से अलग करें, लेकिन वो अलग ही माना जाएगा, एक नहीं हो जाएगा। ठीक है। और ये जो रोज़ जो भी कम से कम एक कॉलम ऐसा होगा जो हमेशा जिसके अंदर जो भी डेटा रखा गया है वो हर रो में अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट आईडी है, ये कॉलम, और इसको एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है। इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है डेटाबेस की लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब कोई यहाँ की का मतलब कोई चाबी से नहीं है, ये एक इसको नाम दिया गया है। हर टेबल में एक ऐसा कॉलम रखा जाता है जिसको प्राइमरी की डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये करना ज़रूरी होता है। ये प्राइमरी की ही जो होती है वो हमेशा अलग होती है। और भी कॉलम हो सकते हैं, अगर हम इसमें आधार नंबर का कॉलम रखें तो आधार नंबर की भी एंट्री अलग अलग होगी, लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं डिफाइन करेंगे। प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। एक ही कॉलम को मान लो 3 कॉलम है, एक टेबल ऐसी बनी जिसमें 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, आधार नंबर एक कॉलम है, पैन नंबर एक कॉलम है। अब पैन नंबर में भी सारी एंट्री अलग अलग होंगी, आधार नंबर में भी सारी एंट्री अलग अलग होंगी, स्टूडेंट आईडी में भी अलग अलग होंगी, लेकिन हम प्राइमरी की किसी एक को ही बनाएंगे। वो हमारे ऊपर है कि हम किसको बनाते हैं, किसी एक को हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, तीनों को प्राइमरी की नहीं डिफाइन करेंगे। प्राइमरी की एक टर्म मान लो एक हर टेबल में एक कॉलम ऐसा होता है जिसको प्राइमरी की कहा जाता है। और भी कीज़ होती हैं, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। तो लेकिन उसको जो तीनों कीज़ होती हैं उनको अलग से एक वीडियो में बताएंगे, कौन सी प्राइमरी की होती है, कौन सी फॉरेन की होती है, अल्टरनेट की होती है, कैंडिडेट की होती है। 4 तरह की कीज़ होती हैं, इनको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो इस तरह से करके क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इस वजह से इनको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में और टेबल से रिलेटेड कि टेबल कैसे वर्क करती है, टेबल कैसे काम करती है, टेबल में कैसे डेटा मतलब किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है टेबल को डिज़ाइन करने का। अभी थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे किस तरह से टेबल में डेटा को रखते हैं, बाद में टेबल कैसे डिज़ाइन होती हैं वो प्रैक्टिकल वीडियो में ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से अगर हमें टेबल बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्लास 12 के बच्चों ने तो देखा है, उनका तो रिवीजन हो रहा है, लेकिन क्लास के 11th बच्चों की, क्योंकि सेम चैप्टर 11th में भी है, सेम चैप्टर 12th में भी है, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि दोनों क्लास को क्लियर हो। क्लास 12th वाले बच्चों ने तो देखा है किस तरह से होता है, लेकिन क्लास 11th वाले बच्चों ने नहीं देखा है, तो उनके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग होगा, उनको भी इस तरह से बताया जाएगा कि उनको भी सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। ठीक है, तो ये था रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, और रेगुलरली आप लोग वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। और इकट्ठे कर एक साथ सोचा कि बाद में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है। ये पार्ट इजी तो है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े और एक ही दिन में या 2-3 दिन के अंदर आप इसे सीख जाओगे। इसको सीखने में भी टाइम लगता है। 3 चैप्टर हैं क्लास 11th में और लगभग 5 चैप्टर हैं क्लास 12th में। और वही जो 11th के तीनों चैप्टर हैं वही क्लास 12th में रिपीट होते हैं फिर से, तो इसीलिए सेम वीडियो दोनों का बना रहे हैं। लेकिन अगर इसके रेगुलरली टच में नहीं रहेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। ओके, थैंक यू।